अच्छा। सो अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर आ जाते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो कोलिन स्टाइल इसके मस्कार्निक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर दोनों पर मौजूद है। अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपको बताते हैं ये कहाँ पर मौजूद है और इनको नाम निकोटिनिक क्यों कहा गया है। देखिए, ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर जो है, इनको निकोटिनिक इसलिए कहा गया है कि इसके ऊपर निकोटीन, निकोटीन बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है, वेरी हाई एफिनिटी, वेरी हाई एफिनिटी, जिसकी वजह से इस रिसेप्टर का नाम निकोटिनिक रखा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ निकोटीन का है, इस पर मस्कारीन भी आ सकता है, मस्कारीन भी आ सकता है, इस पर एसिटाइल कोलिन भी आ सकता है, एसिटाइल कोलिन, ये दोनों आ सकता है। लेकिन इसमें एसिटाइल कोलिन का दरमियाना होगा, दरमियाना, और मस्कारीन बहुत वेरी वेरी लेस, वेरी लेस, मस्कारीनी का बहुत कम होगा इस निकोटिनिक रिसेप्टर पर। सो ये तीन के तीन जो नाम है, एसिटाइलकोलिन, मस्कारीन, निकोटीन, इन तीनों के नाम के बेस पर रिसेप्टर्स को नाम दिया जाता है, मस्कारेनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर। तब आपको समझ आ गया कि इसको निकोटिनिक रिसेप्टर क्यों कहा गया है। एक ये बात होगी, दूसरी बात ये है, अच्छा, ये काम करता है एज अ लाइगेंड मैकेनिज्म। अगर आप देखें एक्टिवेशन, इसका आंसर क्या है, इट एक्ट एज अ लाइगेंड, एज अ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। अब यहां पर आपको जी प्रोटीन नजर नहीं आ रहा है कि प्लाना ने प्लाना को एक्टिवेट किया, प्लाना ने प्लाना को एक्टिवेट किया, सेकेंडरी मेजर, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट हो गया, फौरन मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। आयन सेल के अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे, बस यही सिलसिला होगा। ये आपका सेल है, ये सेल का मेम्ब्रेन है, तो आयंस या अंदर आएंगी या बाहर जाएंगी वगैरह वगैरह। आयन के अंदर बाहर आने से पोलराइजेबिलिटी चेंज हो जाती है, कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। ये आपको मैंने न्यूरॉन में बताया था, नर्व इम्पल्स में बताया था। ठीक है, ये इस तरह ये इसका काम है, ये बात। इसके अलावा और क्या क्या हमारे पास का मौजूद है, इनको एक और नाम भी दिया जाता है, आयुनो, आयुनोट्रॉपिक रिसेप्टर भी इसको कहा जाता है। वो जो आप लोगों ने जी प्रोटीन कपल बताए थे तो उसका नाम था मेटाबोट्रॉपिक, वो उसका उसके साथ था मेटाबोट्रॉपिक। ये बात हुई। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन यानी जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो यहां से नाली खुल जाएगी, सोडियम बाहर से इसके अंदर आएगा, यानी सेल के अंदर सोडियम आएंगे, सोडियम आएंगे। आपको बार बार बताया गया है कि सेल जब अंदर से, ये जो मैंने दो लाइनें लिखी हुई है ये सेल का इनसाइड है, न्यूरॉन है, समझ लीजिए। जब सेल अंदर से पॉजिटिव हो जाता है, जब सेल अंदर से पॉजिटिव हो जाता है तो ये सेल कंडक्ट करता है, क्या करता है, कंडक्ट, और इसको बोलते हैं डीपोलराइज, डीपोलराइज, ये कहते हैं डीपोलराइज। और एक और लफ्ज है रीपोलराइज, एक और लफ्ज है रीपोलराइज। वो क्या है, जब आपको पता है सोडियम अंदर है, अंदर आ गए हैं, पॉजिटिव आयंस अंदर है।
अगर अब ये रिवर्स हो जाए, रिवर्स का मतलब ये है कि सोडियम आयन वापस बाहर चला जाए, सोडियम आयन वापस बाहर चला जाए, और अंदर वाला जो इलाका है, अंदर वाला इलाका है, ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव जरा सोडियम पर प्लस का चार्ज है, जब सोडियम बाहर जाएगा तो अंदर से प्लस का चार्ज चला गया तो अंदर वाला जगह नेगेटिव हो जाएगा। बस ये अंदर वाला इलाका जब नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन वापस रेस्टिंग स्टेज पर आ गया। यानी पहले से करंट कंडक्ट हो रहा था, अब ये वापस रेस्ट पर आ गया, इसे करंट कंडक्ट नहीं हो रहा है, नो करंट, अब ऐसे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका नाम क्या है, रीपोलराइजेशन। इसका नाम है रीपोलराइजेशन। इसका नाम है रीपोलराइजेशन। तो आपने एक क्या देखा, डीपोलराइजेशन, दूसरा है रीपोलराइजेशन। ये आप लोगों ने देख लिया कि उसमें न्यूरॉन रेस्ट पे आ जाता है। एक और भी है, एक और लफ्ज भी है उसमें, अंदर वाला जगह ये कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो जाता है, कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो जाता है। वो तो थोड़ा नेगेटिव हुआ था, कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। इसको फिर क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन यानी ये रेस्टिंग स्टेज से और नीचे चला गया कि इसको अब एक्टिवेट करना मुश्किल हो जाएगा, यानी ये भी करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, नो करंट। आपने ये तीन अल्फाज याद रखने हैं। फार्माकोलॉजी में कभी आपको डीपोलराइजेशन लफ्ज नजर आ जाए, या रिपोलरेशन या हाइपरपोलरेशन, तो आपको पता होगा कि ये क्या क्या है, ठीक है। अब जो आपका निकोटिनिक रिसेप्टर है, ये एक सेल है, इस सेल के ऊपर यहाँ पर आपका निकोटिनिक रिसेप्टर है, ठीक, निकोटिनिक रिसेप्टर है। जब ये निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो वो जो नाली थी ना, यहाँ पर जो गेट था, वो गेट ओपन हो जाएगा, और सोडियम आयन, जितने भी सोडियम आयन है, सोडियम आयन, वो इस गेट के थ्रू अंदर आना शुरू करेंगे और अंदर आ जाएंगे। तो सोडियम के आने से अंदर का इलाका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो डीपोलराइज हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा, और यहां से करंट कंडक्ट करेगा। तो आपका जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, वो क्या काज करता है, वो डीपोलराइजेशन काज करते हैं। एक लफ्ज को समझाने के लिए मुझे दो तीन स्लाइड्स आगे आना पड़ा और आपको क्या क्या पढ़ाना पड़ा। सो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के साथ है, चार्ज है आयन, खासकर अब देखो मैंने कहा आयन या अंदर या बाहर, तो इसका मतलब ये कि सोडियम के केस में स्पेसिफिकली सोडियम अंदर आ रहा होगा, ये डिपोलराइजेशन काज करेगा। इसके अलावा ये लोकेशन जरा मैं आपको दिखाता हूँ, लोकेशंस। लोकेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। कुछ तो आपको पहले से याद होगा जो मैंने आपको बताया था, कुछ तो आपको पहले से याद है कि यहाँ पर है। इसमें मौजूद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, आपके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में है। वो फार्माकोलॉजी बहुत कम हम लोग अभी देख रहे थे, लेकिन है, सीएनएस में है। इसके अलावा सबको पता है कि और कहाँ पर है, ये हम लोग बार बार पढ़ के आ रहे हैं, एड्रिनल मेडुला। ये सब लोगों का जवाब भी मुझे मिल रहे हैं, शायद आप लोग यही कह रहे हैं, एनएमजे। किसी ने एनएमजे लिखा हुआ, एड्रिनल मेडुला, और ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया। ये बड़ा खतरनाक केस है यार, ये वाला जो है ना, ये तो मैं स्टार लगा रहा हूं। निकोटिनिक रिसेप्टर ऑटोनोमिक गैंग्लिया पर मौजूद है। अब मतलब सिंपैथेटिक, आपको पता है सिंपैथेटिक, आपको मालूम था कि उसमें एक प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन था,
यहाँ पर गैंग्लिया था और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन था सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में भी यहाँ पर क्या था, पोस्ट प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन था, गैंग्लिया था, उसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर था। अब आपका जो निकोटिनिक रिसेप्टर है ना, निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, ये जालिम यहां पर भी है, गैंग्लियन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। जरा सा सोचिए तो सही, निकोटिनिक रिसेप्टर सिंपैथेटिक के गैंग्लियन पर भी है और पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लियन पर भी है। इसका मतलब यह है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अक्सर क्या होगा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट से, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सपोर्ट मिलता था। लेकिन इसी चैप्टर में यह खतरा है आप कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में, कि ऐसा कोई ड्रग भी है कि अगर वो निकोटिनिक रिसेप्टर पर वो एफिनिटी रखता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आकर गैंग्लियन को एक्टिवेट करके प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ हम बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे बिकॉज ऑफ दिस, कि ये मसला है। आपने ये भी देखा कि निकोटिनिक रिसेप्टर एड्रेनल मेडुला के ऊपर भी मौजूद है। सो एड्रेनल मेडुला पर भी वो जाकर एपिनेफ्रिन और पेनेफ्रिन हो सकते हैं। या इसके साथ आपने स्पेशली ये पॉइंट नोट करना है, कल आपको काम आ जाएगा, ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ। ये हो गया जगह। और कौन कौन से जगह है निकोटिनिक रिसेप्टर के, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, ये सबसे इंपॉर्टेंट वन है। न्यूरो न्यूरोमस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको बोलते हैं NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये आपको कल भी मैंने बताया था कि आपके, ये आपका एक मसल है, ये आपका एक मसल का सेल है। अब ये न्यूरॉन नहीं है, ठीक है, दिस इज योर मसल सेल, ये एक मसल सेल है। और यहां से एक न्यूरॉन आ गया है, उस न्यूरॉन का एक शाख यहां पर आकर, एक शाख यहां पर आकर, और एक यहां पर आकर जो है ये हुआ। तो ये सेल के ऊपर जहां जहां पर न्यूरॉन के एंडिंग्स टच हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा जगह कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, इसको प्लेट भी बोलते हैं, मोटर प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन ये जो जगह है जहां पर न्यूरॉन और मसल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड जंक्शन, जंक्शन। सो न्यूरॉन से मस्कुलर मसल से, जंक्शन मतलब उस जगह होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यहां पर भी आपका निकोटीन है। इसका मतलब जब आप लोग अपने मसल्स को कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, स्केलेटल मसल है ना ये वाले, तो ये वो स्मूथ मसल नहीं है जो आपके बॉडी के अंदर है, वो मूव कर रहे हैं लेकिन आपके इख्तियार में नहीं, वो स्मूथ मसल है। लेकिन ये वाले जो मसल है ये आपके इख्तियार में है। तो आप लोग जब भी चाहते हो कि आप अपने मसल को कटर करेंगे, आपके आपका जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वहां से कौन रिलीज होगा। मिसाल को तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने हाथ को बेंड कर दूं, तो आपके ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से एक सिग्नल चला जाएगा, इफरेंट एसिटाइल कोलिन वहां से होगा। वो एसिटाइल कोलिन यहां पर आकर, इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आकर मसल के अंदर कंट्रक्शन काज करेगा, ठीक है। पतले धागे हैं, मोटे धागे हैं, वो स्लाइड करेंगे, कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, अंदर की दुनिया है वो हम आपको अभी नहीं बता रहे। लेकिन ये है कि वो एसिटाइल कोलिन ही यहाँ पर आकर मसल को कंट्रैक्ट करेगा। और एसिटाइल कोलिन यहाँ पर अगर मिल रहा है तो वो निकोटीनिक रिसेप्टर पर आ रहा है, निकोटीनिक रिसेप्टर पर आ रहा है। यहाँ पर एक और बीमारी भी है, मैं वैसे भी आगे आने वाला है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। एक बीमारी, उसका नाम है माइस्थीनिया ग्रेविस। उसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, ये आपका मसल सेल है, मसल का एक सेल है। सपोज करते हैं यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद है, यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद है। कौन सा रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स मौजूद है। ये आपका मसल सेल पर है। होता क्या है कि बाज औकात एक ऑटो इम्यून डिजीज आ जाती है, ऑटो ऑटो इम्यून
डिजीज, बीमारी है। इसमें क्या होता है कि इस ऑटो इम्यून डिजीज में एंटीबॉडीज यहां पर पैदा हो जाता है खुद इन रिसेप्टर के अगेंस्ट। एक एंटीबॉडी अपने आप को यहां पर अटैच कर लेता है, एक एंटीबॉडी अपने आप को यहां पर अटैच कर लेता है, एक एंटीबॉडी अपने आप को यहां पर अटैच कर लेते हैं। एंटीबॉडीज यहां पर अपने आप को अटैच कर लेते हैं। अब एंटीबॉडीज यहां पर अटैच हो गए, आपका रिसेप्टर तो कवर हो गया, आपका रिसेप्टर तो ये समझो कि खत्म हो गया है। अब यहां पर तो निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो गए हैं। अब तो कोलिन आएगा भी तो फायदा नहीं होगा। तो आपके मसल क्या हो जाएंगे, मसल आपके मसल बिल्कुल मूव भी नहीं कर पाएंगे, एटोनिक हो जाएंगे। मसल बिल्कुल मूव भी नहीं कर पाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे, मसल काम ही नहीं करेंगे। इस तरह की बीमारी को बोलते हैं माइस्थीनिया। इस तरह बीमारी को बोलते हैं माइस माइस्थीनिया ग्रेविस, इस बीमारी का नाम है। इसका फिर इलाज करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, खासकर इनडायरेक्ट, वो ले आते हैं। फिर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा ड्रग है कि वो माइस्थीनिया ग्रेविस। सो कल अगर माइस्थीनिया ग्रेविस का जिक्र आ गया कल वाले लेक्चर में, तो आप पहले से पता हो कि सर हमें ये पता है यहाँ पर। ओके, अच्छा। चले, नाउ हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट से। ये अब एक एक ड्रग्स को हम एक एक पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सारा का सारा सिलसिला जो डायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट, एक एक ड्रग को मैं आपके सामने तसल्ली से बयान करूं। अभी मैं आपको जो अभी का जो कुछ टाइम रह गया है, इसमें मैं आपको ग्लाकोमा का तफसील बताता हूं कि व्हाट इज ग्लाकोमा, ग्लाकोमा के टाइप्स भी बताऊंगा। और फिर जाकर इस तरह के टर्म चूंकि फार्माकोलॉजी में एक्सप्लेन नहीं होते हैं, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि फलाने ड्रग को ग्लाउकोमा में यूज किया जाता है, ओपन एंगल क्लोज एंगल। हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ओपन एंगल ग्लाउकोमा क्या है और क्लोज एंगल ग्लाउकोमा क्या है। तो ये मैं आपको बता दूंगा। आगे आपने क्या करना है, आगे अगर बाकी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो बाकी चैप्टर्स में भी अगर इस तरह का कोई टर्म नजर आ जाए तो फिर आप मेरे साथ शेयर करेंगे या पहले खुद सर्च करेंगे। आजकल सब कुछ बहुत इजी है, थोड़ा सा सर्च करेंगे, समझ आया ठीक ना तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप उसमें कर दूंगा। बल्कि इवन कोई स्टूडेंट अपनी बुक से, ये जो लिपिड कार्ट वाला बुक है, वो मोबाइल से उसका तस्वीर ले ले कि सर ये पूरा जो वो हेडिंग है इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है कि इसमें क्या है, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा, टाइम था तो इंशाल्लाह आपका उसमें भी हेल्प करूंगा। अच्छा। सो ग्लाकोमा की तरफ आ जाते हैं, ग्लाकोमा क्या चीज है। ग्लाकोमा के लिए ये एक ऐसा है कि पेन है आपके आई के अंदर, पेन इन द आई, विजन लॉस्ट, या बाज औकात आपको बल्ब के, एक बल्ब है, दिस इज बल्ब, और आपको इसके आसपास ऐसे हॉलोज नजर आ रहे हैं, हेलोज, आप सही जज नहीं कर पा रहे हैं, ये इसको हालोज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आंख में दर्द, विजन का लॉस होना, या फिर रात के वक्त खासकर जो रोशनी है उन रोशनी के आसपास हालोज का बन जाना, आप उसको गेट नहीं कर पा रहे हैं, आप सही नहीं देख पा सकते हैं, ये किस्म की बीमारी, इसका नाम है ग्लाकोमा। ग्लाकोमा के अंदर आपको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आई का एक डायग्राम लिखना पड़ेगा कि आई के अंदर एक बहुत मेन चीज है, वो है लेंस। लेंस, आप क्या कहोगे, अगर आपकी लेंस होती है और लेंस क्या करता है, लाइट को अंदर आने देता है और उसको खास जगह पे जाके फोकस करता है, ये लेंस का काम है। ये जो लेंस है
इस लेंस के साथ यहाँ पर क्या चीज है, कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं, लिगामेंट्स, जिन्होंने इस लेंस को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, ये लिगामेंट्स होते हैं यहां से। इनका नाम है लिगामेंट्स, लीगा सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इन्होंने लेंस को पकड़ के रखा हुआ है। अब सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज इस लेंस के आगे, लेंस के आगे और लेंस के पीछे, लेंस के पीछे अगर आप देखोगे, इसको इधर पानी है, इधर सारा का सारा एक किस्म का पानी है, उसको तो विट्रस ह्यूमर, तो विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर पानी है। अच्छा, इस विट्रस ह्यूमर पानी में यहां पर आपको पीछे से एक, आपको एक नर्व नजर आएगा जो दिमाग से आया हुआ है, फ्रॉम ब्रेन या टू द ब्रेन से कनेक्शन है, ब्रेन से। इस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व, इस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व कभी कभी दब जाता है, प्रेस हो जाता है, प्रेस जाता है तो वो दर्द वगैरह वो निशानी आपको मिल जाएगी। ये दबता क्यों है, क्योंकि ये जो विट्रस ह्यूमर है यहाँ पर एक खास किस्म का पानी है, तो पानी का प्रेशर भी तो होगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, उसको कहा जाता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, इसको कहा जाता है। आमतौर पर ये प्रेशर नॉर्मल रहता है, नॉर्मल प्रेशर होता है, उसमें ये जो ऑप्टिक नर्व है ये, इसको दबता नहीं किया जाता, इसको नहीं दबाया जाता। तो कभी कभी ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, सम टाइम ये बढ़ जाता है और फिर इसे ये नर्व प्रेस हो जाता है। अब सवाल ये है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कैसे बढ़ जाता है, ये मैंने आपको बताना है, और इसी में आपको मैंने ग्लाउकोमा के टाइप्स भी मैंने बताने हैं कि ओपन क्या है, क्लोज एंगल क्या है। जरा देखते जाइए। मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छा बनाना है ताकि चीजें उसमें क्लियर हो जाए। लेंस के सामने, लेंस के सामने हम लोग आइरिस के मसल लाते हैं। आपके आंख के अंदर जो ब्लैक है ना, ब्लैक, ये जो ब्लैक है, ब्लैक सबके आंखों में जो ब्लैक है या ग्रीन है, वो दरअसल आइरिस है। ठीक है, वो आइरिस है। तो मैं आइरिस को लिखने के लिए क्या करूंगा, ये आइरिस को यहां से लिख लेता हूं, ऐसे, ये यहां से लाया और वापस उसको पीछे की तरफ लेके गया। इसी तरह से यहां से भी मैंने आइरिस को लिखने के लिए इस तरह से लाइन मैंने बना लिया। आइरिस के दो आइरिस की जो पट्टियां मैंने लिख दी हुई है, इनके दरमियान एक सुराख भी है। ठीक है, ये सुराख है जिससे रोशनी पास हो सकती है, रोशनी से क्या हो सकती है, पास हो सकती है रोशनी, लाइट। इस सुराख का नाम क्या है, प्यूपिल, प्यूपिल ये वाला, ये जो सुराख है, दिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल। ये प्यूपिल है, इसे लाइट पास होती है। अच्छा, अब इसके सामने ये जो आइरिस है, आइरिस आइरिस, आइरिस के सामने क्या लगा हुआ है, आइरिस के सामने आपको नजर आएगा, इसके सामने भी एक ग्राउंड नजर आएगा, वाटर नजर आएगा। ठीक है, लेकिन इसके सामने जो पर्दा है उसका नाम है कॉर्निया, पहले पर्दे का नाम भी तो कॉर्निया, ये सबसे आखिरी पर्दा है। ठीक है, बिल्कुल जैसे बाहर की तरफ है, ये कॉर्निया का पर्दा है। अब आइरिस और कॉर्निया के दरमियान एक इलाका है, आइरिस और लेंस के दरमियान दूसरा इलाका है, और वो लेंस के पीछे जो होता है वो तो विट्रस ह्यूमर था, वो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो दो चैम्बर है।
एक इसका नाम है एंटीरियर चेंबर, ये वाला जो है ये है एंटीरियर चेंबर, एंटीरियर चेंबर। और ये वाला जो है ये पोस्टीरियर चेंबर है। आयरिस के पीछे, आयरिस के आगे, ठीक है, ये दो बस आपने देखना। अब मैंने आपको बताना क्या है, सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी नाम का एक स्ट्रक्चर है, सीलियरी बॉडी। ये आपके आयरिस के बिल्कुल आखिर में, आयरिस के नीचे, ये सीलियरी बॉडी में लिखो। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, कोई नया कलर लिख देता हूँ। सीलियरी बॉडी, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये जो जगह है ना, यहाँ से मैं बनाता हूँ दिस वन। ये है आपका सीलियरी बॉडी। ये सेलरी बॉडी, सिलियरी बॉडी पानी बनाता है। क्या बनाता है? पानी बनाता है। लिक्विड, आपके आपके आंख के अंदर जो पानी है वो ये सेलरी बॉडी बनाता है। और ये आकर आपके आंखों को धुला के वापस चले जाते हैं। आके धुलाई करके वापस चले जाते हैं। वापस कहाँ चले जाते हैं? खून में शामिल हो जाते हैं। खून में शामिल हो जाते हैं और चले जाते हैं, जमा नहीं हो जाता। तो इसका अगर देखो नॉर्मल इस तरह होता है कि सिल्ली बॉडी से, तीर के निशान पे जरा गौर करें, सिल्ली बॉडी से ये पानी निकल जाता है लेंस के ऊपर से, और आयरिस के जो सुराख है, आयरिस के बाद जो प्यूपिल का सुराख है, इस प्यूपिल के सुराख से बाहर जाकर यहां आ जाते हैं। ये जो आपका एंटीरियर चैम्बर है, यहां आ जाते हैं। और जाहिर है इधर भी एक बॉडी है, यहाँ पर भी ऑक्सिलरी बॉडी है। वो भी क्या कर लेते हैं? वो भी फ्लूइड बना लेते हैं, और ये फ्लूइड ये यहाँ पर आकर आ जाते हैं। ठीक है। अब मजे की बात ये है कि ये जो फ्लूइड है ये वापसी पर जाता कैसे है, कहाँ पे जाते हैं, ये बहुत मजे की बात है। लेकिन अब तो ये सारा डायग्राम कुछ भर गया है। मैं आप लोगों को इस तरफ डायग्राम लिखवा के सिर्फ काम की चीजें इसमें दिखाऊंगा। ठीक है। अब ये तो हुआ आपका लेंस। सेलरी बॉडी आपने देख लिया, यहाँ पर आपका आयरिस है। अब जरा देखना, बिल्कुल यहाँ ये वाला जो इलाका है, इधर एक तो आपने देख लिया सेलरी बॉडी तो था, वो तो अलग। यहाँ पर एक और जगह है, छोटी छोटी नालियां होती है, छोटी सी नालियां होती है, खून की नालियां, जैसे खून की नालियां होती है, सिर्फ छोटी सी नालियां होती है। उन नालियों का नाम है ट्रेबिकुलर मैशवर्क। ट्रेबिक्यूलर मैशवर्क, ट्रेबिकुलर मैशवर्क, छोटी सी नालियां होती है, पानी की नालियां होती है, बहुत छोटी सी नालियां होती है। ये जो नालियां होती है इनके साथ एक छोटी सी सिंगल नाली भी और है, उसका नाम है शिलमान। छोटी सी नाली भी है, उसका नाम है शिलमान, उस नाली का नाम है। लेकिन आपने अगर वो नाम आपको पसंद नहीं है शिलमान, तो आप लोग खाली ये याद रखें ट्रेबिकुलर मैशवर्क यहाँ पर है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क। तो वो जो पानी है, अब मैं उस पानी को दोबारा दोबारा लिख लेता हूँ। वो पानी जो यहाँ से निकलना शुरू कर लेते हैं, कहाँ से? सिलरी बॉडी से शुरू कर लेते हैं। जब वो आ जाते हैं, वो पानी यहाँ पर आकर, ये जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क है, इस ट्रेबिकुलर मैशवर्क की जो नालियां हैं, इन नालियों के थ्रू जो है निकल के इंटर हो जाते हैं। कहाँ पर इंटर हो जाते हैं? इंटर हो जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। इसको बोलते हैं ड्रेनेज, इसको बोलते हैं ड्रेनेज। वापस गया, आ गया, निकल गया, ड्रेनेज। अब यहां पर ये तो ड्रेनेज हो रही है।
जब आपका ग्लाउकोमा हो जाएगा तो ग्लाउकोमा में ये जो ट्रेबिकुलर मैश वर्क है, ये जो ट्रेबिकुलर मैश वर्क है, ये बंद हो जाता है, तंग हो जाता है। सो अगर ट्रेबिकुलर मैश वर्क तंग हो जाए, इसको कहते हैं ओपन एंगल ग्लाउकोमा। ओपन एंगल ग्लाउकोमा। इसको ओपन एंगल क्यों कहा जा रहा है? देखिए, जरा डायग्राम देखें। आपका ट्रेबिकुलर मैशवर्क यहां पे पड़ा हुआ है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क के साथ शिलमान कैनाल भी है, और यहां पर आपका जो कॉर्निया का जो मेम्ब्रेन है वो यहां से आ रहा है, ये कॉर्निया का मेम्ब्रेन है। और यहां से कौन है? आयरिस है, यहां से आपका आयरिस है। तो इनके बीच एंगल नजर आ रहा है कि नहीं आपको? नजर, ये रेड है, मैं ऐसा ऐसा एंगल लिखूंगा, ऐसे। ये देखो, इन दो चीजों के दरमियान जो एंगल नजर आ रहा है, आपका कॉर्निया है और आयरिस के दरमियान जो एंगल है, बिल्कुल खुला हुआ है। ये एंगल खुला हुआ है। मैं पानी का जो मेन रास्ता है वो तो खुला हुआ है, लेकिन उधर जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क के नालियां वो तंग हो गई हैं। तो ये रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, ये जो रास्ता है, ये रास्ता तो ओपन है, एंगल ओपन है। प्रॉब्लम कहां पर है? ट्रेबिकुलर मैशवर्क में है। सो इसका नाम है ओपन एंगल ग्लाउकोमा। पानी नहीं जाएगा, मैशवर्क ने उसको तंग किया हुआ है, पानी नहीं जाएगा, तो पानी इधर जमा हो जाएगा। ये देखो, अभी डायग्राम बाजार देखो, पानी इधर जमा हो जाएगा, इधर जमा हो जाएगा। सामने से जब पानी जमा हो जाएगा तो ये पानी पीछे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इस तरह से इस लेंस के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ये प्रेशर फिर पीछे की तरफ भी आकर जो लिक्विड है उस लिक्विड को प्रेस करेगा, और जाहिर है यहाँ पर जो आपका ऑप्टिक नर्व है वो दब जाएगा। तो ये प्रेशर वो सामने से स्टार्ट हुआ है, जो कि फिर ट्रेवल करता हुआ पीछे की तरफ जाएगा। ये था आपका ओपन एंगल ग्लाउकोमा। अब क्लोज एंगल ग्लाउकोमा में क्या होगा? उसमें जरा फिर से मैं डायग्राम लेता हूँ। क्लोज एंगल ग्लाउकोमा में, उसमें आपका ट्रेबिकुलर मैशवर्क है, उसके साथ वो शिलमान का कैनाल भी है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क है। इसमें आपका ये कॉर्निया भी है, ठीक है, कॉर्निया है। अब वो इसके नीचे कौन सा मेम्ब्रेन है, क्या है? वो आइरिस है। ये जो आइरिस है, आइरिस तो पता मैंने चेक किया, हाँ आइरिस। ये आइरिस जो है, ये इस तरह ऊपर आ जाता है, आइरिस ऊपर आ जाता है। अब बीच में जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल अब आपको नजर आ रहा है, ये एंगल तकरीबन ऐसा समझो कि क्लोज हो गया, एंगल काफी कम हो गया। अब आपका ये वाला जो मैशवर्क है, मैशवर्क वो ओपन तो है, उससे पानी, लेकिन पानी यहां नहीं आ सकता, इधर पानी नहीं आ सकता, ये जगह तंग हो गया, नैरो हो गया, ये जगह नैरो हो गया। ऐसे प्रॉब्लम में फिर से पानी आगे जमा हो जाएगा और उस तरह से प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो बाकी मैकेनिज्म तो सेम है, लेकिन ये है कि एक में मैश ट्रेबिकुलर मैशवर्क बंद हो जाता है, एंगल खुला रहता है, ओपन एंगल। दूसरा है जिसमें ट्रेबिकुलर मैशवर्क खुला रहता है लेकिन एंगल बंद हो जाता है, दिस इज कॉल्ड क्लोज एंगल, राइट। अब क्लोज एंगल को जरा देखें। क्लोज एंगल के बारे में कुछ पॉइंट, क्लोज एंगल के बारे में कुछ पॉइंट जानना। क्लोज एंगल ग्लाउकोमा अचानक हो जाता है, अक्यूट होता है, ये अचानक हो जाता है तो उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। पुराने टाइम से नहीं होता कि 1 साल से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है, ये एकदम से हो जाता है, अक्यूट फॉर्म में होता है। लेकिन जो ओपन एंगल ग्लाउकोमा है, ओपन एंगल ये वाला ओपन एंगल ग्लाउकोमा है, ये आस्ता आस्ता विद टाइम, स्लोली स्लोली विद टाइम, ये आस्ता आस्ता टाइम के साथ साथ डेवलप होता है। वो शुरू में बंदे को पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें पानी जमा हो रहा है। ये आस्ता आस्ता प्रेशर बढ़ रहा होता है, फिर थोड़ा निकल रहा होता है, फिर प्रेशर थोड़ा निकल रहा होता है, क्योंकि ट्रेबिकुलर प्रेशर आस्ता आस्ता तंग हो जाता है। फिर क्या होता है, एक दिन उसको एहसास हो जाता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, वो नर्व दब गया है और उसको वो अलामत नजर आना शुरू हो जाती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्रॉनिक
जो आपका ओपन एंगल ग्लाउकोमा है ये क्रॉनिक होता है, और जो क्लोज एंगल ग्लाउकोमा होता है वो अक्यूट होता है। तो जब आप कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ोगे, अक्सर ड्रग में आपको नजर आएगा कि इसको ग्लाउकोमा के लिए इस्तेमाल करते, इसको ग्लाउकोमा के लिए इस्तेमाल करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो आपके जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, एक ये मैशवर को ओपन कर सकते हैं। सपोज ये मैशवर के अंदर ये छोटी छोटी नालियां हैं, छोटी छोटी सी ये नालियां हैं, मैशवर का है, ट्रिपल मैशवर, ये उसको ओपन कर देता है, इन नालियों को खोल सकता है। इसका मतलब ये कि क्लोज्ड ओपन एंगल ग्लाउकोमा में इसको यूज किया जा सकता है, वन। नंबर दो, ये जो आपका क्लोज एंगल ग्लाउकोमा है, इसमें सारा कमाल आयरिस का है। क्लोज एंगल ग्लाउकोमा में गड़बड़ कौन करता है? आयरिस करता है। आयरिस ऊपर उठ जाता है। आयरिस मसल है। आयरिस को अगर आप सामने से देखोगे ना, ये आपकी आंखें हैं, इधर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो ब्लैक है ये आपका आयरिस के मसल है। ये आयरिस मसल जब बहुत ज्यादा पीछे की तरफ जाकर ना खुल जाते हैं, इससे एंगल बंद हो जाता है। आयरिस अगर बहुत ज्यादा फैल जाए, यानी सुराख बहुत बड़ा हो जाए, पिपुल का साइज बहुत बड़ा हो जाए, फिर यह मसला हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोलिनर्जिक ड्रग आ जाए, कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगा, ये आमतौर पर इस तरह होगा, पिपुल साइज डायलेट, पिपुल साइज बहुत ज्यादा डायलेट होगा, तब ग्लाउकोमा हो सकता है। लेकिन आपके कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेंगे? कोलिनर्जिक ड्रग आकर आपके आईज के अंदर ये जो पिपुल का साइज है ये उसको छोटा कर देगा। पिपुल का साइज को ये क्या कर देगा? छोटा कर देगा। पिपुल का साइज जब छोटा हो जाएगा, इसको बोलते हैं मायोसिस। पिपुल का साइज जब छोटा हो जाए और अगर पिपुल का साइज बड़ा हो जाए, मिड्रियासिस। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स दरअसल मायोसिस काज करके भी आयरिस को वापस पीछे ला करके वो नाली, वो जो एंगल है उसको बड़ा करके फ्लो शो कर सकता है। तो फिर से ग्लाउकोमा खत्म हो सकता है। ये था क्लोज एंगल ग्लाउकोमा, ओपन एंगल ग्लाउकोमा। चूंकि इस चैप्टर में काफी ज्यादा यूज होते हैं इस आईज के अंदर ये वाले जो ड्रग, तो इसलिए मैंने आपको बहुत तफसील से बता दिए। आई होप आपको समझ भी आएगा और आपको अच्छा भी लगा होगा इंशाल्लाह। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हुआ और आपने पता है कि यार मैं फर्स्ट टाइम मैंने इसको इस तरह से पढ़ा, तो मुझे जरूर बताओ कि वाकई आपने फर्स्ट टाइम ऐसे पढ़ा। और अदरवाइज अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो फिर मुझे मत बताओ, ठीक है? मैं चेक चेक करता हूँ कि वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। टाइम खत्म होने वाला है। नवीद रशीद कह रहे कि यस, दिलावर कह इट्स माय फर्स्ट टाइम। हाँ बिल्कुल, यकीन करे आज सुना सर जी। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। मनोरा यस सर, दिस सो बस यस, दिस इज योर फर्स्ट, क्योंकि मुझे पता था मैं भी आप लोगों ही डिपार्टमेंट से भरे हुआ हूँ। सो मुझे खुशी है कि आज आप लोगों ने देख लिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।